नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पे नेशनल खिलाड़ियों के अपमान का मामला सामने आ रहा है और कैबिनेट मंत्री के चौपाल में कुर्सियां तक नहीं लगेंगी। नेशनल खिलाड़ियों के लिए कोई कुर्सी मौजूद नहीं थी, जमीन पर बैठा करके ही खिलाड़ियों की समस्याओं को सुना गया। प्रधान बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जो कुर्सियां थी वो लगाई गई थी। अनिल राजभर ने अपनी विधानसभा में यह चौपाल लगाई थी। अब सोशल मीडिया पर चौपाल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तो एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की चौपाल में नेशनल खिलाड़ियों का अपमान देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री की चौपाल में कुर्सियां तो लगी, लेकिन माननीयों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए नहीं। और नेशनल खिलाड़ी यूं ही जमीन पर बैठे हुए नजर आए और जमीन पर ही बैठा करके खिलाड़ियों की समस्याओं को सुना गया। इसमें प्रधान बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए तो कुर्सियां लगी, लेकिन खिलाड़ियों के लिए यहां पर कुर्सी मौजूद नहीं थी। और ऐसे में खिलाड़ियों के जो अपमान की तस्वीरें हैं वो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। बड़ी जानकारी वाराणसी से, कैबिनेट मंत्री के चौपाल में कुर्सियां नहीं लगी थी। ये बड़ी और अहम खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी। नेशनल खिलाड़ियों के लिए इन कुर्सियों को यहां पर नहीं लगाया गया, खिलाड़ी नीचे ही बैठे हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंत्री अनिल राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, देखिए कैसे चौपाल लगाई गई थी, खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आसपास अन्य जो प्रधान और लोग हैं वो भी कुर्सियों पर मौजूद हैं, लेकिन नेशनल खिलाड़ी जिनकी समस्याओं को सुनने के लिए चौपाल थी वो जमीन पर बैठे हुए नजर आए। यानी कि इनको यहाँ पर कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। जमीन पर बैठे हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी कुर्सी तक का इंतजाम इन खिलाड़ियों के लिए नहीं किया गया है। बड़ी और अहम खबर। डॉक्टर संतोष ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। डॉक्टर संतोष, बताएं क्या कुछ है पूरा वाकया और क्यों कुर्सियां नहीं यहां पर उपलब्ध करवाई गई नेशनल खिलाड़ियों को? देखिए आयुष, शिवपुर का है। शिवपुर के सिंहपुर गांव में एक आयोजन होता है कार्यक्रम का, जिसमें ये कह के खिलाड़ियों को बुलाया जाता है कि उनका सम्मान किया जाएगा, और ये सारी महिला खिलाड़ी हैं। उसके वहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था की गई थी वो इन जमीन पे दरी बिछा के किया गया। दुर्भाग्य इस बात से देखा जा सकता है कि बाकी के जो थे, जो चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर खुद मंत्री महोदय हों या उनसे जुड़े हुए लोग हों, उनके लिए कुर्सियां लगी हुई थी, वो कुर्सी बैठे थे। जबकि ये खिलाड़ी देश का सम्मान बढ़ाती है, इन्हें जमीन पे बैठाया गया। इससे भी दुखद बात ये होगी कि मंत्री महोदय ने खुद इस बात का ट्वीट अपने ट्विटर पे किया है। समझा जा सकता है कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो एक गलत मुद्दा हो सकता है, गलत बात। बिल्कुल, लेकिन संतोष आप बता रहे हैं कि खिलाड़ियों के सम्मान के लिए यहाँ पर इनको बुलाया गया था, कि लेकिन ये किस प्रकार का सम्मान है और क्या इस पर कोई वर्जन यहाँ पर मंत्री जी का या फिर बीजेपी के किसी नेता का, भाई इस तरीके से क्यों बिठाया गया इन खिलाड़ियों को नीचे? भी बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन पीआरओ का ये कहना है कि मंत्री जी अभी खाली होते ही आप लोगों से बात करेंगे। कोई वर्जन अभी नहीं आया है। वो भी शायद इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति विकट है और जो ये इन्होंने किया है वो जाने में अनजाने में जो भी हो वो पूरी तरीके से गलत हुई है। अब देखने की बात ये होगी आयुष कि आखिर इस मामले को वो अंत तक कहाँ कैसे लाते हैं। आखिर ये इन खिलाड़ियों से क्षमा प्रार्थी होते हैं या फिर कुछ बातें बनाकर इस मामले पर निस्तारण करते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की चौपाल की, और ये तस्वीरें खुद ट्वीट की गई, एक्सक्लूसिव जानकारी। लेकिन यहां पर खिलाड़ियों का जो अपमान है वो देखने को मिला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उन्नाव से खबर है, जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर की जानकारी सामने आई है। कार सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा कार सवार बेटे की हालत गंभीर है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए आसीवन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। उन्नाव की तस्वीरें, जहां पर जबरदस्त भिड़ंत की ये तस्वीरें, कार और ट्रक के बीच में देखिए कैसे जो टक्कर है वो हुई, और उसके बाद इसमें पिता की बताया जा रहा है मौके पर ही मौत हो गई है। बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा है और घटना की जांच फिलहाल की जा रही है। ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर की तस्वीरें, और तस्वीरें देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था, किस तरीके से ये टक्कर हुई। कार आप देखिए पूरी तरह से ट्रक के नीचे घुस गई है। इस वजह से जो पिता चला रहे थे गाड़ी, उनकी मौत हो गई, और जो बेटा है वो फिलहाल घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज चल रहा है।
बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद पुलिस ने एक बार फिर से किसी के लिए मसीहा बनकर सामने आई है और गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे गल शहीद थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज के किनारे बने नाले में नगर निगम की लापरवाही के चलते 52 वर्षीय व्यक्ति के गिरने की जैसे ही खबर मिली, फौरन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उसको बचाने की कोशिश की। शख्स को पुलिस ने बमुश्किल नाले से रस्सी के सहारे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। इसके साथ ही उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया। वहीं अमेठी के जायस नगर पालिका में पिछले एक हफ्ते से मोटर खराब होने के चलते पंप से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसको लेकर के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के द्वारा जब सभासद से शिकायत की जाती है तब सभासद अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन से इसकी शिकायत करते हैं और उसको बनवाने के लिए कहते हैं। नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनता नहीं है। जबकि यहाँ के चेयरमैन बीजेपी के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर गुजरात चुनाव में प्रचार तक के लिए भेजा था। लेकिन उनकी कार्यशैली से अब नगर पालिका क्षेत्र के लोग हमेशा परेशान हैं। कहीं पर गंदगी का अंबार है तो कहीं पर पानी की समस्या बनी हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के गृह जनपद में सिद्धार्थनगर का स्वास्थ्य महकमा अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहा है। अब ताजा मामला डुमरियागंज ब्लॉक का है, जहां पे कोरोना संदिग्ध का सैंपल लेने गए स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा बिना पीपीई किट पहने लोगों के सैंपल लेते हुए वो कैमरे में कैद हो गए। बिना पीपीई किट पहने लोगों के सैंपल ले रहे ये स्वास्थ्य कर्मी मनोज दुबे बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। अब इस लापरवाही को लेकर के जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया से बातचीत की गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मामला अगर सामने आता है तो वो उनको समझाएंगे। तो आपदा में अवसर तलाशने और लोकल में वोकल की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कही और लोगों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन में जहां कुछ लोग इसको सजा की तरह देख रहे थे, तो वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा के दौर को अवसर के रूप में देखा है और जो लोग के लिए प्रेरणा भी अब बन रहे हैं। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज की मनोवैज्ञानिक विभाग की शिक्षिका डॉक्टर नेहाश्री श्रीवास्तव ने लॉकडाउन के सकारात्मक सोच के साथ थैंक यू लॉकडाउन बुक कोरोना काल में घर बैठे लिख डाली है। इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप, टाइपिंग मशीन और दर्जनों पन्नों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ मोबाइल पर ही 118 पेज की किताब को लिख दिया, जो कि अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो थैंक यू लॉकडाउन नाम की किताब लिखने वाली डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। अवसर लोकल में वोकल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान कही थी, लेकिन एक ऐसी महिला है जिन्होंने घर बैठे लॉकडाउन में ही ऐसा कर दिखाया है। आपने अब तक जो लेखक हैं उनको जो किताबें लिखते थे उनको या तो टाइपराइटर पे टाइप करते हुए देखा होगा, कंप्यूटर पे टाइप करते हुए देखा होगा, या बोलकर लिखते हुए देखा होगा, या फिर कागजों पर लिखकर उन्होंने पूरी किताब की होगी। लेकिन एक ऐसी महिला है जिन्होंने घर बैठ कर लॉकडाउन के दौरान मोबाइल पर ही 118 पन्ने की किताब लिख डाली है। हमारे साथ मौजूद है वही शख्स। ये बताइए क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कैसे प्रेरणा मिली आपको ये लॉकडाउन में किताब लिखने की? थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। ये प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि सबसे पहले तो ये 22 मार्च का एक सफ़र हमने तय किया लॉकडाउन का, जो शायद हमारे जीवन में एक नया मोड़ था, एक नया सभी के लिए माहौल था। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, समस्याएं बढ़ती गई, कोरोना से लोगों का एक उसके प्रति तनाव, एक डर लोगों में देखा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक भी चूँकि मैं हूँ और एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका से मैं लगातार समाज में एक्टिव रही हूँ, फिर मैंने एक काम किया कि मैंने एक मनोवैज्ञानिक आपके द्वार पे एक टीम बनाई, जिसमें कि मैंने 5-7 स्टेट के लोगों को जोड़ा, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, और सबकी टीम बना के एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया सारे मीडिया पे, और सबसे अपील की इसको मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि घर बैठ के जो लोग भी तनाव ले रहे हैं, जिन्हें समस्या हो रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, केवल नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक भी, तो वो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। या उनको कोई भी ऐसी समस्या है जो बेझिझक उन्हें लगता है वो घर में नहीं शेयर कर सकते, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो इस नंबर पर आ सकते हैं।
आप इसको क्रिटिसाइज ना करके अगर आप इसको समाधान के रूप में देखेंगे कि जब हम परेशान होते हैं, हमारे घर में कोई घटना हो जाती है या हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई क्या कहता है? ये कहता है कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे घर में, तो ये आपदा आनी ही थी। ऐसा तो नहीं कहता ना, वो यही कहता है कि ये जो आपदा आई है, इसको, ये जो परेशानी आई है, इससे आप लड़िए, इसको आप संभालिए, जीवन में सब अच्छा होगा। तो ये भी हमारे लिए एक परेशानी ही है जो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस किताब में केवल 22 मार्च से लेकर 12 मई तक का ही डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो एक माहौल था जहाँ पे हमने घर, परिवार, समाज, सोशल मीडिया, सैकड़ों कोरोना योद्धा, हमारे सबसे बड़े जो सफाई कर्मी भाई बहन जो दिन रात सफाई में जुटे रहे, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैंने इसमें रेडियो हो, टेलीविजन हो, रामायण हो, शिवपुराण हो, जो भी चीज़ हमने इस महीने पाई है, बच्चों में जिस तरह की टीचिंग्स कन्वे हुई हैं, उन सब को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया है। ज़ाहिर सकारात्मक सोच के साथ इनको लॉकडाउन लिखा गया है। लखनऊ की शिक्षिका हैं नेहा श्रीवास्तव, जिन्होंने एक किताब लिखी है और कहीं ना कहीं आज ये चर्चाओं में भी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। उधर बलिया के सरकारी अस्पताल में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही का है। यहां एक शख्स अपनी पत्नी को प्रसव को लेकर आया। इसके बाद वहां पर तैनात एएनएम पुष्पा राय ने भर्ती भी कर लिया। अब नॉर्मल डिलीवरी में बच्ची पैदा हुई। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। एएनएम ने डिलीवरी कराने के लिए 4500 रुपए की मांग की। इसके बाद प्रसूता का पति मजदूरी करके किसी तरह परिवार को चलाता है। उसने कहा कि इतना पैसा वो कहां से देगा। इस पर एएनएम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद हार मानकर प्रसूता के गले से पति ने मंगलसूत्र निकाल करके 2000 रुपए में गिरवी रख करके ये पैसा दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इसके बाद बाकी पैसों के लिए एएनएम ने दबाव बना करके इसको वहीं पर रोक लिया और बाकी पैसे 2500 कहीं से भी लाकर दो तभी जाने दूंगी, ये बात कही गई। मामला तूल पकड़ने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपने पास से 2000 रुपए लौटाए और फिर कार्रवाई की भी बात इस पूरे प्रकरण में की। तो उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में 15 अगस्त को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर 15 अगस्त का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे दुकानें भी सजी हुई हैं। तिरंगे झंडों की बिक्री, बैच, मोमेंटो, बिल्ले, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और अब दुकानें सजी हुई हैं, उत्साहित नज़र आ रहे हैं चंदौली जनपद के वासी और ख़ासतौर से वो दुकानदार जो इन सारे सामग्री को बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं तिरंगे झंडे और तमाम वो चीज़ें जो कि लोग 15 अगस्त के दिन जिनकी खरीदारी करते हैं और उसको लेकर के जो उत्साह है चंदौली में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के कोरोना काल में इस बार जश्न आज़ादी मनाई जाएगी और उसको लेकर के तैयारियां किस तरीके की हैं, ये तस्वीरें चंदौली में हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के जो भव्य आयोजन है उस पर रोक लगाई गई है। लिमिटेड संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ जगहों पर जो आयोजन है उसको अनुमति ज़रूर दी गई है, लेकिन उन सब के बीच में जो उत्साहित दुकानदार हैं या फिर जो लोग इस व्यापार से भी जुड़े हुए हैं उनको भी जो खुशी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में ही अब जश्न आज़ादी का जो पर्व मनाया जा रहा है उससे संबंधित जो सामग्री है उसके लिए जो दुकान है वो सारी सजी हुई हैं और जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ करके चाहे तिरंगे झंडे को खरीदने की बात हो, चाहे ये मोमेंटो को खरीदने की बात हो, ये सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं लोगों के द्वारा भी। और तैयारियां मुकम्मल चंदौली के अंदर, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। सघन चेकिंग भी चल रही हैं और उन सब के बीच में तिरंगे झंडे से सजी हुई दुकानें आपकी स्क्रीन पर। उधर आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के घुरसाना नावपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर के पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवगांव कोतवाल क्षेत्र के घुरसाना नावपुर ग्राम पंचायत के रसूलपुर दोधर गांव के ग्राम प्रधान लाल बहादुर यादव और हीरालाल के बीच में रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर के घर के बाहर खड़े हीरालाल उर्फ मिठाई यादव और उनके पुत्र तेज यादव को गोली मार दी गई। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
जब तक इन दोनों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की जाती, हीरालाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके बेटे ने लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। तो खबर वाराणसी से है, जहां पे युवक की निर्मम हत्या की जानकारी सामने आ रही है। घर में चोरी करने बताया जा रहा है चोर आए थे। चोरी का विरोध इस युवक ने किया। मृतक युवक का नाम विशाल दुबे बताया जा रहा है। लंका थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर चोरों के द्वारा एक युवक की हत्या करने का मामला है। निर्मम हत्या की गई है। घर में चोरी करने के लिए चोर घुसे थे और इस युवक के द्वारा चोरी का विरोध किया गया, जिसके बाद चोरों ने इस शख्स की निर्मम हत्या कर दी है। विशाल दुबे इसका नाम बताया जा रहा है। वाराणसी से जानकारी, लंका थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उधर गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 2 क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। पहली टीम में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और इंटेलिजेंस के जवान शामिल हैं। इस टीम की नजर हर छोटी बड़ी जगह पर होगी। वहीं दूसरी टीम रिजर्व टीम होगी, जिसे इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए रखा गया है। गाजियाबाद में 58 प्रमुख पॉइंट हैं और इन पर मुख्य रूप से निगरानी हो रही है। इसके अलावा होटल, ढाबे, सीमाएं और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश के अनुसार जवानों की तैनाती की गई है। रोड पर वाहनों की तलाशी हो रही है और हर एक वाहन पुलिस की निगरानी से स्कैन होकर गुजर रहा है। वहीं शाहजहांपुर में एक मंदिर के अंदर पुजारी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। मंदिर के पुजारी के साथ कोई हादसा हुआ है या फिर उसने आत्महत्या की है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी है। घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के रामपुर नगरिया गांव की है, जहां बाबा रामगिरी दास नाम के एक पुजारी का शव मंदिर के अंदर से मिला है। बताया यह जा रहा है कि सुबह जब गांव के लोग पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, वैसे ही पुजारी का शव मंदिर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी, एमपी में गिरफ्तारी विधायक विजय मिश्रा की हुई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक की बेटी रीमा मिश्रा ने पुलिस से ये मांग की, विकास दुबे की तरह कहीं एनकाउंटर ना कर दे पुलिस, ये बात भी कही गई। और पिता को सही सलामत पुलिस लेकर के आए, रीमा मिश्रा की तरफ से बात कही गई है। विजय मिश्रा की एमपी के आगर मालवा में गिरफ्तारी हुई है। ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, विधायक विजय मिश्रा को एमपी में गिरफ्तार किया है और विधायक की बेटी रीमा मिश्रा ने अब पुलिस से यह मांग की है कि सही सलामत और सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि विकास दुबे की तरह कहीं एनकाउंटर विजय मिश्रा का न कर दिया जाए। पिता को सही सलामत पुलिस लेकर के आए, ये बात रीमा मिश्रा की तरफ से कही गई है। विजय मिश्रा की आज एमपी के आगर मालवा में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विजय मिश्रा, जिनके ऊपर पहले से ही लगभग 73 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और ऐसे में गिरफ्तारी एमपी के आगर मालवा से हुई और अब विधायक की बेटी रीमा मिश्रा की तरफ से बात कही गई है और विजय मिश्रा एमपी में गिरफ्तार हुए। विधायक की बेटी रीमा मिश्रा ने यह मांग की है कि कहीं विकास दुबे की तरह एनकाउंटर ना हो, सही सलामत उनके पिता को लेकर के आया जाए। ये बात विजय मिश्रा की बेटी की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि रिश्तेदार ने मकान में ज़बरदस्ती रहने की जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई थी और इसी को लेकर के विजय मिश्रा की एमपी के आगर मालवा में गिरफ्तारी हुई और विधायक की बेटी रीमा मिश्रा ने अब ये मांग की है कि गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन उनके पिता को सही सलामत पुलिस लेकर के आए। ये बात रीमा मिश्रा की तरफ से कही गई है। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी आज आगर मालवा मध्य प्रदेश से हुई है, तो विकास दुबे की तरह कहीं एनकाउंटर पुलिस ना कर दे, ये बात अब उनकी बेटी की तरफ से भी कही गई।
काम कर रही है। पुलिस तो मुकदमा लिखाने पर कार्रवाई कर रही है और मुकदमा खुद उनके रिश्तेदार ने लिखाया है। पुलिस उसकी पूरी तरह से जांच कर रही है और पूरी निष्पक्षता। अपनी माँ के लिए एंटिसिपेटरी बेल मैंने फाइल किया था, जिसकी बहस कल थी और आज की डेट लगी थी। आज भी मैं फाइल करने आई थी, जहाँ पे मुझे कोई दौड़ के आया और दिखाया कि एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं। और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि एसपी महोदया वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं, क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि एमपी पुलिस है, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे। बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज। अपनी माँ के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना।